प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन के अधीन जो क्राइटेरिया अपनाया गया है वो क्या संपूर्ण विकास, मानव विकास का मापन है? तो हम कह सकते हैं कि वह संपूर्ण विकास का मापन नहीं है, क्योंकि इसमें एक दूसरे के ऊपर निर्भरता को नहीं मापा जाता है, इसमें लोगों के सम्मान को नहीं मापा जाता है, लोगों की स्वच्छ वातावरण जहाँ वह रहता है वो कितना इको फ्रेंडली है, ये इसमें समाहित नहीं होता है। सामाजिक सुरक्षा का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में एक अकेला देश भूटान है जो अपने मानव विकास का परिकल्पना या परिमापन प्रसन्नता पर आधारित रखा है कि उसके देश में लोग कितने स्वच्छ वातावरण में, शुद्ध पर्यावरण में कितने खुशहाल जीवन जीते हैं। वह भौतिकता को महत्व नहीं दिया है। अब हम ये जानेंगे कि ये जो मानव के विकास, भौतिक विकास हो या मानव की स्वतंत्रता या मानव के समानता और मानव की सुरक्षा से संबंधित जो विकास की कल्पनाएं हैं, इनको मजबूती कौन प्रदान करता है, ये कैसे मजबूत बनता है? कहते हैं इसके मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। इसमें प्रश्न भी आपको पूछा जाता है कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं, पिलर कौन से हैं। जैसे एक छोटे से अगर मजबूत घर हमको बनाना होता है तो हम चारों एंगल पर 4 पिलर खड़ा करते हैं। ऐसे ही हमारे विकास, आपके विकास, देश के विकास के लिए 4 स्तंभ आवश्यक। पहला है इक्विटी, जिसको हम समानता कहते हैं। दूसरा जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है। तीसरा हम कहते हैं एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। और फोर्थ इसका जो स्तंभ होता है वह है सस्टेनेबिलिटी, सतत पोषणीयता। अब इन 4 चीज़ों को आप थोड़ा सा समझें। समता, इक्विटी, इक्वलिटी, इसका अर्थ ये है कि किसी भी देश में रहने वाले लोग के बीच किसी भी प्रकार की भेदभाव ना हो। कानून के सामने सभी तरह के मनुष्य एक समान होना चाहिए। जाति, धर्म, नस्ल या धन के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, तो उसको हम समता कहते हैं। यह लोकतांत्रिक देश में ज़्यादा संभव हो सकता है। दूसरा है जो सतत पोषणीयता। मानव विकास के लिए जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच जो आवश्यकताएं हैं वह लगातार आपूर्ति उसकी होती है। जो अवसर, जो सुविधाएं मनुष्य को आज दिया जा रहा उसमें वृद्धि हो और आने वाले पीढ़ियों तक वह निरंतर वह अवसर, वह विकल्प, वह सुविधाएं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होता रहे। ये है सतत पोषणीयता। ये मिनिमम और मैक्सिमम नीड्स के बीच की चीज़ें, चाहे हम अपने भोज्य पदार्थ के रूप में लें या हम उसको अपने स्वास्थ्य के सुविधाओं से जोड़ें
हम शिक्षा से जोड़ें, कि हम आवास के रूप में जो सुविधाएं उपलब्ध करें, हम नौकरी पैसा के लिए जो अवसर मुझे प्राप्त हों, ये लगातार मिलते रहने की बात है। अगर आज मिल रहा है और 10 वर्ष के बाद उसमें कमी आ जाए तो उसको हम सतत पोषणीयता नहीं कह सकते। ये सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ इशारा करता है कि कोई भी देश के लिए ये दूसरा जो सस्टेनेबिलिटी है ये बड़ी ज़रूरी है, संसाधनों की सतत आपूर्ति। तीसरा है उत्पादकता या उत्पादन। उत्पादन से सीधा है कि मनुष्य अपने योग्यता से, अपनी शारीरिक क्षमता से उत्पादन कर सकता है। यानी एक योग्य मनुष्य ही इंडस्ट्री को चला सकता है, योग्य व्यक्ति ही एक अच्छे श्रमिक बन सकते हैं, योग्य व्यक्ति ही देश का प्रशासक बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो ये मानव की उत्पादकता है, मनुष्य के अंदर उस गुणों का विकास करना ताकि वह दुनिया अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकता है, कुछ दे सकता है। योग्य बनना ही उत्पादकता है, मानव का योग्य बनना उत्पादकता कहलाता। तीसरा फोर्थ इसका जो है वह है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण है कि मानव की उत्पादकता के लिए जो सुविधाएं चाहिए, जो क्षमता चाहिए। सपोज एक व्यक्ति उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। पूंजी अगर उसके पास है, ज्ञान नहीं है, तो उसको ज्ञान दिया जाना चाहिए। अगर ज्ञान है, इंजीनियर है, प्रोडक्शन कर सकता है, वह एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, तो उसको धन नहीं है तो उसे धन की ज़रूरत है तो धन दिया जाए। इस तरीके से मनुष्य की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो सरकार द्वारा उन्हें सहायता दी जा सकती है, उनको जो मदद किया जा सकता है, उसी को हम सशक्तिकरण कहते हैं। यह सामाजिक तौर पर आप 10th क्लास में देखे होंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एक संस्था के रूप में औरतों के समूह को सरकार द्वारा धन प्राप्त करके उनके अपने कला से, अपने हुनर से कुछ प्रोडक्शन करने में मदद करता है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में होता है। बड़े बड़े इंडस्ट्री की स्थापना के लिए होता है, इंस्टीट्यूशन की स्थापना के लिए होता है कि सरकार देश के लोगों को उनकी योग्यता को स्थापित करने के लिए जितनी मदद कर सकता है, चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो, सभी के लिए सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट बहुत आवश्यक है। अब है कि मानव विकास को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। ये जो 4 पिलर्स हैं, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, जो तीसरा प्रोडक्शन और एम्पावरमेंट, इसको प्राप्त करने के लिए 4 अप्रोच होते हैं, 4 उपागम होते हैं। तो प्रश्न यहाँ फिर पूछा जाता है कि मानव विकास के 4 उपागम कौन से हैं। बच्चों, एकदम से किताब की तरफ भी आप देखते रहेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो इसमें 4 उपागम बिल्कुल दिखाया गया है, बताया गया है। मैं उसी बातों को रखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि आप पहला उपागम जो सबसे महत्वपूर्ण है, आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। हम काम करेंगे
तो धन अर्जित करेंगे। आप पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं कि ज्ञान अर्जित कर आप योग्य मानव बनेंगे और सेल्फ डिपेंडेंस बनेंगे। सेल्फ डिपेंडेंस के लिए, धन प्राप्ति के लिए आपका प्रयत्न निरंतर चलता रहेगा। तो जिस देश में व्यक्ति को अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, कार्यकुशलता से जॉब, नौकरी, पेशा, व्यवसाय उपलब्ध होता है, वह प्रयास मानव भी करते हैं, देश भी उसको प्रोवाइड करती है। तो ये है आय। हम बिना पढ़े, बिना मेहनत से कभी अपने आय की प्राप्ति, अच्छे आय की प्राप्ति नहीं कर सकते। और जब तक हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेंगे तब तक हम प्राश्रित कहलाएंगे, डिपेंडेंसी रेशियो कहलाएगा, बेरोजगार कहलाएंगे। तो हर मनुष्य ये प्रयास करे कि वह अपनी योग्यता डेवलप करे। तो ये उपागम है सबसे पहला कि हम अपने देश में जो विकल्प है, जो संसाधन है, उन सीमित विकल्प और सीमित संसाधनों में कितने धन अर्जित कर सकते हैं। दूसरा जो विकल्प है वह है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम ये सरकार के द्वारा, सरकार को अधिक से अधिक इसमें मानव विकास में मानव की भूमिका निष्क्रिय होते हैं। ये सरकार के द्वारा, किसी देश की जो सरकार होती है वह मानव कल्याण के लिए, जिसमें 5-6 चीज़ें आती हैं कि पहला तो मनुष्य को पौष्टिक आहार, शुद्ध जल की आपूर्ति, आवास, शिक्षा, यातायात के साधन, उन्नत साधन और स्वास्थ्य की पर्याप्त सुविधाएं देश में सरकार द्वारा उपलब्ध किया जाना। मैंने पहले ही कहा कि यह निश्चित तौर पर मानव के विकास में निष्क्रिय भूमिका रहती है। ये सुविधाएं, ये जो सहायता है, ये जो व्यवस्था है, वह किसी न किसी स्तर की सरकार के द्वारा प्रोवाइड होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं कल्याण उपागम। तीसरा है न्यूनतम आवश्यकता उपागम। न्यूनतम आवश्यकता उपागम को यूएनओ के श्रम संगठन के द्वारा पूरे सदस्य देशों पर अनिवार्य रूप से सरकार को यह दायित्व दिया गया, थोपा गया कि सरकार ही मानव के न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करे, जिसमें भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और जल आपूर्ति, शुद्ध जल आपूर्ति सुनिश्चित करें। तो ये आज के दिनों में सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन ये यूएनओ के द्वारा स्थापित किया गया। ये सामाजिक संस्थाओं या देश की संस्थाओं, देश के ऊपर इसके सभी वर्गों को जैसे कल्याण उपागम के अधीन है कि वह सामूहिक प्रयास से संभव होता है। और ये है कि सरकार द्वारा, इसीलिए कोई देश इसे अपनाते भी हैं और कोई देश इसे नहीं भी अपनाता। और फोर्थ जो है उपागम, वह सबसे महत्वपूर्ण है कि समता उपागम। समता इक्विटी अप्रोच, इक्वलिटी, यह अमर्त्य सेन की विचारधारा से लिया गया है कि लोगों को स्वतंत्र कार्यों में स्वतंत्रता के लिए उनको
सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, देश के द्वारा, या फिर व्यक्ति को ऊपर उठने के में जितने भी मानवीय व्यवहारवादी विचारधारा है वह उसमें सहयोग करें। मानव के साथ अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिले अपने विकल्पों को ढूंढने में, अवसरों को ढूंढने में। इसमें सरकार की सहायता भी है। तो ये समता उपागम आज प्राय देशों में इन चीज़ों की बड़ी अवहेलना होती है। परिवार में भी स्त्री और पुरुषों में समानता नहीं, सारी सुविधाओं के बावजूद भी बेटियां घर में उपेक्षित रहती हैं। समाज में जाति भेद होते हैं, अमीर गरीब में भेद होते हैं। इसीलिए अमर्त्य सेन सामाजिक दायित्व के रूप में इसको लिया है। तो इस तरीके से हम आज आपको ये चैप्टर का संक्षिप्त 3 बातें बताया कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, विकास को कैसे मापा जाता है, मानव विकास को कैसे मापा जाता है। तीसरा, इनके स्तंभ, मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं और मानव विकास के उपागम कौन से हैं, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।